हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ रश्मि। आज हम इस वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, और इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं। ओके, इसलिए ये जो आपका टॉपिक है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो एक एक पॉइंट्स जितने भी हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, आप उन सभी को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये भी श्योर है कि किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम में इस फैमिली से क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। ओके, तो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में अपलोड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। ओके, ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, जिसे कि हम निकोजेंस भी कहते हैं। ओके, इन्हें निकोजेंस भी कहा जाता है। निकोजेंस मीन्स होता है आपका सफोकेशन। सफोकेशन क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं बहुत ही जो गैसेस बनाते हैं बहुत ही सफोकेटिंग गैसेस होती हैं। ओके, तो इन्हें निकोजेंस भी कहा जाता है। जैसे कि अमोनिया, फॉस्फीन। अमोनिया का क्या बनाता है? अमोनिया गैस बनाती है। फॉस्फोरस फॉस्फीन गैस बनाती है। तो ये सारी गैसेस बहुत ही क्या होती हैं? सफोकेटिंग होती हैं और पॉइजनस होती हैं। ओके, तो ये हैं कुछ एलिमेंट्स, और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP3। ओके, आप ये एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है? NP3 यानी कि जो p ऑर्बिटल है इनका वो हाफ फिल्ड है। ओके, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? स्टेबल है। हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? बहुत ही स्टेबल होते हैं। तो देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाने पे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ती है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक जाएंगे तो वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होता है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो होता है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स यानी कि जो कार्बन फैमिली होती है, यानी कि जो यहाँ पे कार्बन होता है, ट्रेंड क्या होता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है होती है वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, यानी कि बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ क्या होता जाता है? एटॉमिक साइज़ जो होता है वो छोटा होता जाता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज़ छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ होती जाती है। बट जैसा अभी हमने कहा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? हाफ फिल्ड होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए अगर कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? और भी ज़्यादा होती है। यानी कि ये अगर ट्रेंड है NP3 है, NP4 है, ठीक है, NP5 है, अगर देखा जाए ट्रेंड के हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी तो NP3 की होनी चाहिए, फिर NP4 वाले की होनी चाहिए, फिर NP6 वाले की होनी चाहिए। जैसे कि ग्रुप 15 हो गया, ये ग्रुप 16 हो गया, ये ग्रुप 17, यानी कि ये NP3 का फर्स्ट एलिमेंट यानी ग्रुप 15 एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है। ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, और 17 का कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। तो अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम नाइट्रोजन की होनी चाहिए, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। बट जैसा कि अभी हमने कहा कि ये हाफ फिल्ड होता है, यानी कि ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, अब यही आपको यहाँ याद रखना है और एग्ज़ाम में धड़ल्ले से पूछा जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, यानी कि जो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो नाइट्रोजन से भी कम होगी और फिर फ्लोरीन से भी कम होगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ एक्सेप्शन यहाँ पे काम हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखेंगे, यानी कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं
ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सबकी ज़्यादा होती है किससे, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स से। ये एक्सेप्शन याद रखेंगे जो पूछा जाता है, स्पेशली ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो ये नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलाइड होता है, बिस्मथ जो होता है वो क्या होता है, मेटल होता है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -3 से लेके +5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नाइट्रोजन, यानी कि -3, -2, -1, 0 भी शो करता है, +1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक के ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। फॉस्फोरस जो होता है वो -3, +3, +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आर्सेनिक से लेकर के एंटीमनी फिर बिस्मथ ये 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो ये है +3, +5। ओके, और ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसा कि हमने पढ़ा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की होने की वजह से जैसे जैसे हम आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि +3 जो होगा वो क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम आर्सेनिक की बात करें, AS अगर +3 है और ये क्या बनाएगा, AS +5 है। इसी तरह से एंटीमनी +3 है, एंटीमनी +5 है, बिस्मथ +3 है, बिस्मथ +5 है। अगर आपसे इन सब की स्टेबिलिटी पूछा जाए, इनकी पूछी जाए तो इनका ऑर्डर क्या होगा, तो इनका ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। अगर ये +3 वाले की बात करें तो स्टेबिलिटी की बात करें तो बिस्मथ +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर एंटीमनी +3 होगा, फिर आर्सेनिक +3 होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जाने पे +3 यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। और इसी के उल्टा क्या हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यानी कि बिस्मथ +5 के स्टेट में बहुत ही अनस्टेबल होगा। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, एंटीमनी की, और आर्सेनिक की +5 में स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि जो आर्सेनिक के एंटीमनी के कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन द कंपैरिजन जिसमें उसका ऑक्सीडेशन +3 हो। ठीक है, इसी तरह से बिस्मथ का जो भी कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, और जो +3 वाला होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है, बट डिक्रीजेस फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ, बिस्मथ से एंटीमनी तक क्या होता है, डिक्रीज हो जाता, एंटीमनी से बिस्मथ तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, ये एक एक्सेप्शन है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, एंटीमनी जनरली होना क्या चाहिए कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता है, बट एंटीमनी से बिस्मथ में फिर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस टू टॉप टू बॉटम। ओके, और बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नाइट्रोजन से जो भी हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट देखे जाते हैं तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नाइट्रोजन से जनरल ट्रेंड जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो नीचे जाने पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जब हम आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट ये एक्सेप्शन याद रखेंगे कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फॉस्फीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि फॉस्फीन का जनरल ट्रेंड के हिसाब से फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, बट अमोनिया का ज़्यादा होता है। इसका भी सिंपल रीज़न है, क्योंकि अमोनिया क्या करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, बट फॉस्फीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। ठीक है, अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि अमोनिया जो है वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, बट फॉस्फीन क्या करती है, फॉस्फीन सिर्फ वाटर में सिर्फ उसके बबल्स ही आते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है। इसका सिंपल सा रीज़न है, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये ओके, और जो फॉस्फीन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती है, इसलिए
ये पानी में कम डिज़ोल्व होती है या नहीं डिज़ोल्व होती है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो अमोनिया का ज़्यादा होता है। ये भी आप याद रखेंगे, फॉस्फीन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है, अमोनिया वाटर में कम्प्लीटली आप कह सकते हैं हाईली डिज़ोल्व होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इनकी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये एलिमेंट कहीं भी आते हैं और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए, ठीक है। अब एलोट्रॉपी की बात करते हैं। एलोट्रॉपी, नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स की बात करें तो ये भी 3 तरह के होते हैं, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। आर्सेनिक की बात करें तो ये भी ग्रे आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक, ब्लैक आर्सेनिक। एंटीमनी की बात करें, ग्रे एंटीमनी, येलो एंटीमनी। और बिस्मिथ का कोई एलोट्रॉप नहीं होता। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज एज, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो वो डिक्रीज होता है नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक जाने पे। बिस्मिथ जो होते हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसा कि हमने कहा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का एलिमेंट जो होता है वो जनरली आयनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं, यानी कि बिस्मिथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। +5 वाला जो है वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ से नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होती है, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ का क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और आप जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, बिस्मिथ क्या है, मेटल है। मेटल जनरली क्या बनाते हैं, अदर एलिमेंट्स नॉन मेटल्स के साथ जो है वो आयनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं। नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाते हैं, ओके। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्राइड्स के बारे में, ठीक है। हाइड्राइड्स देखें तो हाइड्राइड्स, अमोनिया का हाइड्राइड्स क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या हो जाएगा, NH3, फॉस्फोरस का हाइड्राइड फॉस्फीन, आर्सेनिक का हाइड्राइड आर्सिन, एंटीमनी का हाइड्राइड एस्टिबीन और बिस्मिथ का जो है बिस्मिथिन, ओके। ये कुछ हाइड्राइड्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सारे हाइड्राइड जो होते हैं कोवेलेंट नेचर के होते हैं और पिरामिडल स्ट्रक्चर इनका होता है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, सॉलिबिलिटी इन वाटर, बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड, यानी कि एलिमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच की जो बॉन्डिंग, ये यहाँ पे जो ट्रेंड लिखा हुआ है, यानी कि अमोनिया का सबसे ज़्यादा है। अमोनिया में थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है ये उसका ऑर्डर है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया में सबसे ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी अमोनिया का ही सबसे ज़्यादा होगा, वाटर में सॉलिबिलिटी भी अमोनिया की सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल भी अमोनिया में ही सबसे ज़्यादा होगा। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें, एलिमेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड की हाइड्रोजन के बीच के, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे फास्फोरस और हाइड्रोजन इनके बीच के बॉन्ड की बात करें तो भी इसमें अमोनिया में सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ट्रेंड आप याद रखेंगे। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका ये बॉन्ड एंगल, ओके। ये जो बॉन्ड एंगल का है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है तो सबके सब पिरामिडल स्ट्रक्चर आप हाइब्रिडाइजेशन से निकालेंगे तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आएगा और उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर, यानी कि पिरामिडल सबका शेप भी आएगा। तो आप इनका एंगल कैसे डिसाइड करेंगे तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबके स्ट्रक्चर पिरामिडल ही होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होता है, sp3 ही होता है सबका। बट अगर एंगल की बात करें तो एंगल सब में डिफरेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है 107.4 डिग्री, फास्फीन में आप देख सकते हैं 92 डिग्री, ठीक है। आर्सेनिक के हाइड्राइड में जो है वो 91 डिग्री और SbH3 का जो हाइड्राइड है उसमें 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ठीक, ओके।
फाइन, यानी कि अगर आपसे पूछे इनका ट्रेंड अमोनिया, फास्फीन, ठीक है, आर्सिन, ये सारी चीज़ें आपको दे दे और पूछे बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग को अरेंज करिए तो ये इनका हो जाएगा। ये सारे कैरेक्टर्स आप याद रखेंगे कि जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक का ऑर्डर ये है। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी देख लेते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि रिड्यूसिंग नेचर, कोवेलेंट कैरेक्टर एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे उसको देख लेते हैं, ये उनका ऑर्डर है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग नेचर और कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है, रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो बिस्मिथ के हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, फिर स्टिबीन का होता है, फिर आर्सिन का, यानी कि अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम होता है और बिस्मिथ के हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे। और एक ये इम्पॉर्टेंट है कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर की भी बात करें तो ये भी क्या होता है, ये डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है बिस्मिथ हाइड्राइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, फिर SbS3, AsH3, PH3 और फिर NH3। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो यहाँ पे सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, अमोनिया का फॉस्फीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अदरवाइज जैसे जैसे हम बिस्मिथ की तरफ जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। और ऐसा इसलिए है जैसा कि हमने आपको बताया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा निगेटिव होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रेंड और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रेंड आप याद रखेंगे, ओके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है हैलाइड्स। हैलाइड्स की बात करें तो ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड EX3 टाइप का, पेंटा हैलाइड EX5 टाइप का, ओके। ऑल ट्राई हैलाइड्स आर स्टेबल, रिमेंबर दैट, एक्सेप्ट NBr3 एंड Ni3। ये आप याद रखेंगे एक्सेप्शन, NBr3 और Ni3 ये जो हैलाइड होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। और इनका जो शेप होता है ये भी याद रखेंगे, ट्राई हैलाइड्स का शेप पिरामिडल होता है, ठीक है, ईजिली हाइड्रोलाइज इन वाटर। थर्ड है एक्सेप्ट BiF3, एक्सेप्ट BiF3 ऑल ट्राई हैलाइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। BiF3 को छोड़ करके सारे जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट नेचर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट था आपका कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर ये आप याद रखेंगे, डिक्रीज ऐसे होता है, नाइट्रोजन में या कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एलिमेंट्स के कोवैलेंट कैरेक्टर्स की बात हो रही है। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कोवैलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, बिस्मिथ का क्या होता है, बिस्मिथ में कोवैलेंट कैरेक्टर्स कम होते हैं। बट यहाँ पे उनके हाइड्राइड्स की बात हो रही है, कोवैलेंट के हाइड्राइड की बात हो रही है, कोवैलेंट कैरेक्टर की, ठीक है। तो अगर इनके हाइड्राइड्स के कोवैलेंट कैरेक्टर्स को पूछेगा तो आप ये ट्रेंड याद रखेंगे, ठीक है। इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये एलिमेंटल है और ये इनके हाइड्राइड्स की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स हैं, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्राई हैलाइड्स भी सारे कैसे हैं, कोवैलेंट नेचर के हैं। पेंटा हैलाइड्स को देख लेते हैं, ऑल द पेंटा हैलाइड्स एक्ट एज लुईस एसिड। ये आप याद रखेंगे कि इनके जो पेंटा हैलाइड्स हैं वो सारे कैसे बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स, ठीक है। आप PCl5 आपको मिल जाएगा बट NCl5 टाइप का कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिस्मिथ डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू आयोनाइजेशन, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मिथ जो है वो पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। अगर हम इन हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस करें, यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए यहाँ पे मेंशन है, NCl3 की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनिया गैस बनती है, साथ में HOCl बनता है, ठीक है।
और अगर हम PCl3 को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड मिलता है और उसके साथ HCl यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। PCl3 की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3PO3 मिलेगा। NCl3 की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ से हमें ये बेस NH3 मिलेगा। ठीक है, PCl3 से हमें एसिड मिलता है, बट अमोनिया से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें बेस मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, दोनों आप याद रखेंगे। ओके, NCl3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस with HOCl, but PCl3 after hydrolysis produces H3PO3 along with HCl. Okay, both are important. अगर हम इनके स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो NF3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, NCl3 होता है, फिर NBr3, जैसा कि हमने बताया NBr3 Ni3 ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। लुईस बेस स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए नाइट्रोजन के हैलाइड्स की, तो NF3 सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर NCl3, NBr3 एंड Ni3, ये भी आप याद रखेंगे स्ट्रेंथ ऑर्डर। और नेक्स्ट है लुईस एसिड स्ट्रेंथ। लुईस एसिड स्ट्रेंथ आप याद रखेंगे PCl3 का, अब जैसे कि NH3 है, ठीक है, NCl3 है, ये सब बेसिक स्ट्रेंथ शो करते हैं। ठीक है, बाकी जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, लुईस, अभी हमने जैसे यहाँ पे बताया लुईस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, PCl3 इनके लुईस एसिड का स्ट्रेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन PX3। बॉन्ड एंगल की बात करें फॉस्फोरस के हैलाइड्स की, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। PF3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, PI3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या छोटा सा दिया हुआ है, PCl3 की एसिडिक लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फिर ASCl3 की, फिर SbCl3 की। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं इन एलिमेंट्स के, एक M2O3 टाइप का, M2O4 टाइप का, M2O5 टाइप का। ओके, अब यहाँ इनके ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं, कैसे बनेगा, नाइट्रोजन का N2O3, N2O4 और N2O5। नाइट्रोजन के और भी ऑक्साइड्स बनते हैं, उसे भी हम बताएंगे, और बाकी जो कॉमन ऑक्साइड्स हैं वो इस तरीके से बनता है। अब आप ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम M2O3 से M2O5 की तरफ आएंगे, ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम N2O3, N2O4, N2O5 में पूछे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, यानी कि N2O5 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर N2O4 और सबसे कम एसिडिक N2O3। इसी तरह से सब में जो है वही ट्रेंड फॉलो होगा, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा AH2O5 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, AH2O3 कम एसिडिक होगा। एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, अगर हम सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की बात करें तो एसिडिक नेचर क्या होता है, नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक सब में क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाएंगे, एसिडिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि Bi2O3 का भी एसिडिक नेचर सबसे कम होगा, Bi2O4 का भी एसिडिक नेचर कम होगा इन द कंपैरिजन ऑफ ऑल, एंड Bi2O5 का भी एसिडिक नेचर इन सब के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, N2O5 का सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर, फिर P2O5 का होगा, Sb2O5 का होगा, और फिर B2O5 का होगा, यानी कि Bi2O5 का सबसे कम होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपका। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो यहाँ पे 5 टाइप के ऑक्साइड्स हैं, N2O, ठीक है, NO, N2O3, N2O4, N2O5, इनके बारे में हम देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कैसा ऑर्डर है, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स में N2O5 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर N2O4 का होता है, बाकी कुछ एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, और जो है कुछ जो है बेसिक नेचर शो करते हैं। अब इन सारे ऑक्साइड्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ से इस चार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और आप इसको ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है
कि कौन सा ऑक्साइड है, ठीक है, और उसका फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ये फॉर्मेशन एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसका कलर का गैस कलर और उसका नेचर क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर क्या है और वो एसिडिक या बेसिक नेचर किस नेचर का है। तो सबसे पहले हम N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को देखते हैं, ठीक है। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है और ये इसका फॉर्मेशन होता है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से ही इसका फॉर्मेशन होता है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस जो होती है कलरलेस गैस होती है, न्यूट्रल होता है इसका नेचर, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना ये एसिडिक होती है ना ही ये बेसिक होती है। और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो ये डायामैग्नेटिक होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ऑक्साइड है NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसमें नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो सोडियम नाइट्राइड, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को जब एक साथ हीट करेंगे तो वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ये आप याद रखेंगे। ये भी एक कलरलेस गैस होती है, न्यूट्रल नेचर की होती है और पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है। ये दोनों गैसेज आपकी क्या होती हैं, न्यूट्रल नेचर होती हैं, ना ये बेसिक होता है ना ही ये एसिडिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रोजन सेस्क्विस ऑक्साइड भी कहते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर आपसे पूछे कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जिसमें उस नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन +3 होता है तो वह है आपका N2O3। ये N2O3 का स्ट्रक्चर है और इसका फॉर्मेशन होता है नाइट्रस ऑक्साइड और N2O4 के मिलने से, ठीक है। N2O4 यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ओके। ये भी डाइमर होता है NO2 का, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये नाइट्रस ऑक्साइड और N2O4 को जब हीट किया जाता है तो यहाँ से N2O3 का फॉर्मेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे कि जो इसका कलर होता है सॉलिड स्टेट में होगा तो ब्लू कलर का सॉलिड होता है ये, ठीक है। अदर तो कलरलेस गैसेस होती हैं बट ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है। और नेचर याद रखेंगे, कैसा नेचर होता है इसका, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब N2O3 जो होता है इसको एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 भी कहते हैं क्योंकि इससे HNO2 का फॉर्मेशन होता है। लो टेम्परेचर पे N2O3 जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है NO और NO2 में, ओके। NO और NO2 में डिकम्पोज होता है, ये आप याद रखेंगे। N2O3 किस पे डिकम्पोज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। अब ये याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो ब्राउन कलर की गैस होती है, ओके। इसका नेचर जो होता है एसिडिक होता है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। पैरामैग्नेटिक होती है गैसियस फॉर्म में, डायामैग्नेटिक होती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, डाइमराइज होकर के N2O4 बनाती है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड क्या है, ये डाइमर ऑफ NO2 ही है, ठीक है। वाटर में क्या होता है, ये NO2 जो होता है वो डाइमराइज कर जाता है और N2O4 बनाता है, ठीक है। और इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही होता है और इस टाइप का कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये क्या है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। याद रखेंगे NO2 में यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ठीक है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अनस्टेबल होता है और ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं लिक्विड स्टेट में, ये बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों मिल करके जिसकी वजह से क्या होते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। सिंपली NO2 कूल करने पे N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है और हीट करने पे NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि गैसियस फॉर्म में NO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और लिक्विड के फॉर्म में जब ठंडा होता है तो ये N2O4 के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ये डायामैग्नेटिक लिक्विड इसी को कहा गया है। N2O4 जो होता है यानी कि लिक्विड के फॉर्म में ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, एसिडिक नेचर होता है इसका भी और डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, जब N2O4 को वाटर में हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये बना लेता है नाइट्रिक एसिड और HNO2, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है, HNO2 और HNO3 का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है। याद रखेंगे, डाई नाइट्रोजन टेट्राक्साइड विथ वाटर प्रोड्यूसिंग नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। अब एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। N2O4 जो होता है प्रोड्यूस करता है NO+ एंड NO3-, ये भी आप याद रखेंगे। अनस्टेबल गैस होती है और सॉलिड के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है NO2+ और NO3- के फॉर्म में। कलरलेस एसिडिक होती है। ठीक है, सॉरी, ये चीज़ें इसके बारे में हैं। ठीक है, यहाँ तक ही है। N2O4 जो है वो NO+ और NO3- के फॉर्म में होता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये होता है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। HNO3 का एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, ये सारे आप याद रखेंगे। N2O3 जो होता है एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, N2O5 एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, बट N2O4 इट इज़ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, यानी कि ये दोनों प्रोड्यूस करता है, HNO3 और HNO2 दोनों। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये याद रखेंगे। और HNO3 को जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है तो N2O5 और मेटाफॉस्फोरिक एसिड का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखेंगे। सिंपली नाइट्रिक एसिड को जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से ट्रीट करते हैं तो N2O5 का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये भी एसिडिक नेचर की होती है, हाईली एसिडिक होती है, कलरलेस होती है, सॉलिड फॉर्म में NO2+ और NO3- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये था कुछ ऑक्साइड्स के बारे में। अब ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस देख लेते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्साइड भी दो तरीके के होते हैं, P4O6, P4O10, और भी इसके ऑक्साइड्स होते हैं, बट ये दोनों ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनके ऑक्साइड से एग्ज़ाम में एक बार ये पूछा गया था कि P4O6 में कितने PO बॉन्ड और कितने P डबल बॉन्ड O होते हैं, और P4O10 में कितने P सिंगल बॉन्ड O और कितने P डबल बॉन्ड O होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। P4O6 का स्ट्रक्चर है और ये P4O10 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P4O6 में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड O है, और P4O10 में 12 PO बॉन्ड प्लस 4 P डबल बॉन्ड O यहाँ पे है। ठीक है, अगर सिंपल इनके बारे में देखा जाए तो P4O6 जो है, P4O6 को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो ये यहाँ पे H3PO3 बनाता है, और अगर हम P4O10 को यहाँ पे वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये H3PO4 बनाता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड बनाता, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड बनता है और यहाँ पे फास्फोरस एसिड बनता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। P4O6 क्या प्रोड्यूस करेगा वाटर के साथ, H3PO3, P4O10 प्रोड्यूस करेगा H3PO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म ऑक्सो एसिड्स। नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड हो जाएगा HNO3, H3PO3 फॉस्फोरस का, और आर्सेनिक का H3ASO4, H3SbO4, ये हो जाएगा एंटीमनी का। ये एक ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। यानी कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें इनकी ऑक्सो एसिड्स की तो नाइट्रिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इन सब में सबसे ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का, और फिर H3ASO4 और H3SbO4 का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 ऑक्सी एसिड्स हैं। एक है H2N2O2 जिसे हाइपोनाइट्रस एसिड कहते हैं, दूसरा ऑक्सी एसिड है HNO2 जिसे नाइट्रस एसिड कहते हैं, तीसरा है HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन 3 ऑक्सी एसिड्स बनाता है, उन्हें आप याद रखेंगे। ये इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए हैं नाइट्रोजन के। अब बेसिसिटी की बात करें तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड होता है, एसिड का हम बेसिसिटी देखते हैं और बेस का, और जो बेस होता है
बेस का हम क्या देखते हैं, एसिडिटी देखते हैं। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज्ड, और एसिडिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सिंस ये सब क्या है, एसिड है, तो हम क्या देखेंगे, बेसिसिटी देखेंगे। बेसिसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। एक हाइड्रोजन रिलीज होगा दैट इज मोनोबेसिक है, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है डाई बेसिक है, 3 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है मतलब कि ट्राई बेसिक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2 एक डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, ये वाइट सॉलिड होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड वेरी वीक एसिड। H2N2O2 जो होता है वो क्या होता है, वेरी वीक एसिड होता है। भले इसके पास 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है बट ये कंपैरिजन टू HNO3 एंड HNO2 ये वीक एसिड होता है। ठीक है, अब HNO2 की बात करें तो ये मोनोबेसिक होता है, यानी कि एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। अनस्टेबल वीक एसिड डिकम्पोज एट रूम टेम्परेचर, ये एक अनस्टेबल ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का। ठीक है, HNO3 ये भी एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मोनोबेसिक होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस होता है और फ्यूमिंग लिक्विड स्टेबल होता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी याद रखेंगे। ये एक फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ठीक है, फ्यूम्स निकलते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो लैब में नाइट्रिक एसिड को येलो कलर में देखा है, तो HNO3 क्या होता है, जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाता है तो इसमें से कुछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। येलो कलर इसका उसमें जो डिजॉल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और एसिड है, ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का, HNO4 पर नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और इसमें इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +5 होता है। ये भी मोनोबेसिक एसिड होता है। ठीक है, डाई बेसिक सिर्फ एक ही है, H2N2O2। ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्सी एसिड्स हैं नाइट्रोजन के जिन्हें आप याद रखेंगे। 3 नहीं 4 ऑक्सी एसिड्स हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के। ओके, ये हाईली अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। यहाँ पे फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड्स हैं, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। ओके, आप इसे देख लेंगे। तो पहला, अगर हम पहले ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो ये है आपका H3PO2 यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसे फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, सिंपली इन्हें फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1 होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड होता है, यानी कि एक ही हाइड्रोजन रिलीज होंगे। अब आपको यहाँ पे याद रखना है एक चीज़, यहाँ पे नीचे में मेंशन है, दैट इज ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस कंटेन एट लीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 POH बॉन्ड। ठीक है, जो जितने भी ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस के उसमें कम से कम एक P डबल बॉन्ड O और कम से कम एक POH बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि फॉस्फोरस और OH जो है, फॉस्फोरस के साथ जो OH लगा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन होगा जो ऑक्सीजन के साथ लगा होगा वो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, यानी कि जितने OH ग्रुप होंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे वही क्या करेंगे, बेसिसिटी कॉज करेंगे, वही सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो सिंगल हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस के साथ सिंगल हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, यानी कि ये हाइड्रोजन इससे अलग नहीं होगा, ये बेसिसिटी को कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, अब मोर OH ग्रुप मोर बेसिसिटी। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा OH ग्रुप होगा वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ठीक है, और जिसके पास PH ग्रुप ज़्यादा होगा, याद रखेंगे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसके पास PH ग्रुप ज़्यादा होगा। अब इसी के आधार पे हम इसको भी देख लेते हैं। अब H3PO2 एक P डबल बॉन्ड O ये हो गया, और 2 यहाँ पे क्या है, PH बॉन्ड, यहाँ पे 2 क्या है, PH बॉन्ड है, और एक क्या है, OH बॉन्ड है, यानी कि यहाँ से एक ही हाइड्रोजन आयन हमें मिलेगा, इसलिए ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन जो होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस होता है P4, और ये वाइट फॉस्फोरस है,
वाइट फॉस्फोरस को जब हम एल्कली के साथ और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वाइट फॉस्फोरस को जब हम एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ H3PO2 के भी फॉर्मेशन में, ये H3PO2 के भी फॉर्मेशन में पूछा जाता है, और ये आपके फॉस्फीन के फॉर्मेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब जब वाइट फॉस्फोरस को एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विथ फॉस्फीन गैस। ये फॉस्फीन गैस के फॉर्मेशन में भी पूछा जाता है। वाइट फॉस्फोरस अलॉन्ग विथ एल्कली प्रोड्यूसेस फॉस्फीन, ठीक है। अब ये जो यहाँ से सोडियम हाइपोफॉस्फाइड होता है, मिलता है H2PO2। ये H2PO2 को फिर से जब HCl के साथ ट्रीट किया जाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2 यहाँ से इरेज हो गया है, ओके। NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड को जब एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहाँ से क्या बनता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनता है, और NaCl यहाँ से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। सिंपली सोडियम हाइपोफॉस्फाइड को जब हम एसिड्स में डाल देंगे तो यहाँ से H3PO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट इसका एसिड है H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 जिसे फॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट में फॉस्फोरिक एसिड भी, फॉस्फोनिक नॉट फॉस्फोरिक, फॉस्फोनिक एसिड भी कहा जाता है, और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें फॉस्फोरस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है +3, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक P डबल बॉन्ड O है और एक PH बॉन्ड है, दो यहाँ पे OH है, यानी कि यहाँ से दो हाइड्रोजन आयन फर्निश होंगे। तो ये कैसा एसिड होगा, डाई बेसिक एसिड होगा, ठीक है। अगर आपसे रिड्यूसिंग पूछा जाए कौन सबसे इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो जिसके पास ज़्यादा pH बॉन्ड होगा। तो H3PO2 के पास ज़्यादा pH बॉन्ड है, इसलिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी H3PO2 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन H3PO3, ठीक है। अब इसका यहाँ पे फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखा हुआ है, कैसे इसका फॉर्मेशन होगा। दो तरीके हैं, P4O6 को हाइड्रोलाइज कर देंगे तो भी H3PO3 फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर हम इस PCl3 को ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ये ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे तो भी हमें यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसमें फॉस्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक PO बॉन्ड है और 3 यहाँ पे क्या है, OH बॉन्ड है, यानी कि ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा, इसलिए ये कैसा एसिड है, ये एक ट्राई बेसिक एसिड है, और इसमें रिड्यूसिंग नेचर का है ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके फॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पे रिएक्शन है, फॉस्फोरस P4O10 जिसे P2O5 भी बोल सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको भी P2O3 फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और इसको हम P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी बोल सकते हैं। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से H3PO4 का फॉर्मेशन होगा, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अदर मेथड है सोडियम फॉस्फेट से, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर देंगे तो यहाँ से भी हमें फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का +3 होता है। ये उसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 PO बॉन्ड हैं, ओके, और यहाँ पे भी 2 PH बॉन्ड है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे 2 OH है, यानी कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, यानी कि ये क्या है, डाई बेसिक एसिड है। यहाँ पे इसके फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जिसमें फॉस्फोरस पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पे 4 OH है, इसलिए ये क्या है, टेट्रा बेसिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे भी इसके फॉर्मेशन का भी रिएक्शन लिखा हुआ है। सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको देख लेंगे जरूर से। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। ये भी क्या है, 4 यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये भी क्या है, टेट्रा बेसिक है, और इसका फॉर्मेशन जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, इसका फॉर्मेशन सिंपली फॉस्फोरिक एसिड से कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है H4P2O7 में, ठीक है।
नेक्स्ट है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब जो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये दो फॉर्म में होता है, एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, एक लीनियर फॉर्म में होता है। लीनियर फॉर्म में ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म है इसका, और ये जो है साइक्लिक फॉर्म है मेटाफॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है, और ये ट्राइमर बनाता है, ठीक है। आप दोनों को देख सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड लीनियर फॉर्म में पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, और ये आप याद रखेंगे कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, मोनोबेसिक होता है। इसमें क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है। अब यहाँ पे जो ट्राइमर के फॉर्म में है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो ट्राइबेसिक होगा, ठीक है, अदरवाइज ये क्या होगा, मोनोबेसिक होता है। इसका फॉर्मेशन सिंपली नाइट्रिक एसिड से किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, N2O5, और क्या मिलेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अभी ये रिएक्शन हमने ऊपर भी पढ़ा था, इन द फॉर्मेशन ऑफ N2O5 के। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रिक एसिड को फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो N2O5 का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक और है कि अगर हम फॉस्फोरस एसिड को ब्रोमीन गैस के साथ ट्रीट करें तो भी यहाँ पे हमें ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड का मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स आप याद रखेंगे। कौन सा एसिड है, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक, या किस बेसिसिटी क्या है उसकी, और ये सारे स्ट्रक्चर्स आप याद रखेंगे। ओके, ये चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी है कि क्या है। अगर आपसे पूछे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इन सब में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा आपका, H3PO2। ओके, नेक्स्ट है जो यूज़ करते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सी एसिड ऑफ, यहाँ पे ऑक्सी एसिड ऑफ आर्सेनिक्स है, ऑक्सी एसिड ऑफ एंटीमनी, और ऑक्सी एसिड ऑफ बिस्मिथ, ठीक है। अब नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो -3 से क्या करता है, -3 से +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ। ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसमें -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नाइट्रोजन से रिलेटेड हैं हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है, वाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो ये ऐसा इसलिए है बिकॉज हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन। अब आपको पता है नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये ब्रेक करना इजी नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। जबकि फॉस्फोरस में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है और इसमें एंगुलर स्ट्रेन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बट नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी, ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, आर्सेनिक, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, वाई R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बट इस टाइप का कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सिंपल रीज़न है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म D पाई P पाई बॉन्ड, D पाई P पाई बॉन्ड, जबकि ये यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का P पाई और यहाँ पे फॉस्फोरस का D पाई यूज़ कर लेते हैं। पर यहाँ पे ऑक्सीजन का P पाई तो है पर नाइट्रोजन के पास तो P पाई है जो कि ऑलरेडी R3 के साथ यूज हो चुका है। अब इसके पास कोई D पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इसके पास D इलेक्ट्रॉन, D ऑर्बिटल है ही नहीं, इसलिए ये इस टाइप के कंपाउंड नहीं बनाता है, ठीक है। वाइल फॉस्फोरस आर्सेनिक कैन फॉर्म D पाई P पाई एंड D पाई ऑल्सो एंड फॉर्म कंपाउंड लाइक R3P डबल बॉन्ड O, R3P डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड से बनाते हैं बट जो है नाइट्रोजन नहीं बनाता है, ठीक है। Why NH3 is highly soluble in water और why boiling point of ammonia is greater than phosphine, ठीक है, सिंपल अभी जैसा बताया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है, बोथ NH3 एंड NF3, ये भी पूछा जाता है गया है एग्जाम में। NH3 एंड NF3 हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर, बोथ हैव, बट dipole moment of NF3 is less than that the NH3 while fluorine is more electronegative than hydrogen। जनरली क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे NF3 में फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, फिर भी इसकी इसका क्या है, डाइपोल मोमेंट कम है। क्यों?
अब यहाँ पे NH3 का डाइपोल मोमेंट यहाँ पे है 0.24 D, जबकि NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या है 1.48 D। ठीक है, तो रीज़न इसका नीचे लिखा हुआ है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल भी सबसे ज़्यादा किस में होता है, अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो भी NF3 का कम होता है। किससे? NH3 से, जबकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल ही है। ठीक है, तो रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF बॉन्ड इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्लोरीन है। आपको पता है फ्लोरीन जो है उसका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन से, इसलिए जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का वो फ्लोरीन की तरफ होगा तीनों में। बट यहाँ पे लोन पेयर है तो इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अपसाइड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड हैं। तो यहाँ पे जो भी इनका डाइपोल मोमेंट होगा, जो भी, जस्ट सपोज दिस इज μ1, दिस इज μ2 और ये μ3 है, तो जो भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3। बट यहाँ पे जो μ4 है वो क्या हो जाएगा, μ4 जो है वो माइनस हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका कम हो जाता है। बट अगर अदर हैंड इसको देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा। अगर ये μ1 है, μ2 है, ये μ3 है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, μ4 हो जाएगा। इसका डायरेक्शन, इन सब का डायरेक्शन सेम साइड में है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, सबका सम हो जाएगा μ3 प्लस μ4। ये जो प्लस μ4 और माइनस μ4 का डिफरेंस है, इसी की वजह से अमोनिया में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ NF3। तो वही चीज़ सेम यहाँ लिखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन which partially cancel out. The dipole moment of NH bond in NH3 are in same direction with lone pair of nitrogen which add up and increase dipole moment of ammonia। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया। बॉन्ड एंगल का भी यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये भी याद रखेंगे, NF3 जो होता है वीकर लिगेंड होता है देन अमोनिया। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है HNO2 के बारे में, नाइट्रस एसिड के बारे में। नाइट्रस एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट एज वेल। ओके, ये दोनों की तरह बिहेव करता है, जैसा कि आपने यहाँ पे टेबल में भी देखा होगा HNO2 के बारे में। यहाँ पे ठीक है, मोनोबेसिक एसिड होता है, ठीक है, यहाँ पे NH बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ये याद रखेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% होता है, सबसे ज़्यादा गैस यही प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, सिंपली अमोनियम क्लोराइड, ये लैब मेथड है। अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम नाइट्राइड से ट्रीट किया जाता है तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। कुछ रिएक्शंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिएक्शन पूछा जाता है कि जब अमोनियम क्रोमेट को हीट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन होता है या कौन सी गैस निकलती है। तो ये आप याद रखेंगे कि अमोनियम क्रोमेट को जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ ही साथ Cr2O3 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है फ्रॉम-अजाइड, जैसे कि बेरियम अजाइड हो गया, सोडियम अजाइड हो गया, इन सबको जब हम हीट करते हैं अजाइड को तो भी यहाँ से हमें प्योर नाइट्रोजन गैस यहाँ से मिलती है। ठीक है, फास्ट बर्निंग फ्यूल, सोडियम अजाइड क्या है, फास्ट बर्निंग फ्यूल है। आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस वेरी फास्ट। इन थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद जो है ये नाइट्रोजन गैस बहुत ही तेज़ी से कुछ सेकंड में ही प्रोड्यूस करती है, जिससे, और ये भी याद रखेंगे सोडियम एजाइड का जो यूज़ है कहाँ किया जाता है, एयर बैग्स, कार में जो एयर बैग्स होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी झटका लगने पे क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है और तुरंत गैस प्रोड्यूस करता है, और वो गैस से क्या होती है, एयर बैग फिल हो जाती है, इसलिए इसका एयर बैग्स में ईजिली यूज़ किया जाता है।
commercially nitrogen produced by liquefaction and fractional distillation of air. सिंपली एयर का लिक्विफैक्शन, एटमॉस्फेरिक एयर का लिक्विफैक्शन कर दिया जाता है तो नाइट्रोजन गैस हमें मिल जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इफ़ एनायन इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग, एनायन पार्ट, अगर अमोनियम के साथ उसका जो एनायन पार्ट है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, जैसे कि आप याद रख लेंगे NO2 माइनस, NO3 माइनस, ClO4 माइनस, CrO7 2 माइनस with ammonium ion, then ammonium ion oxidized to nitrogen or N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस में। अमोनियम नाइट्रेट है, ये प्रोड्यूस करता है N2O। अमोनियम नाइट्राइट याद रखेंगे, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अमोनियम नाइट्रेट N2O गैस प्रोड्यूस करता है। अमोनियम क्रोमेट, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया, वो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये तीनों भी बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे। यूजर्स की बात करें तो ये रेफ्रिजरेंट मेन यूज़ होता है, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जाता है टू प्रिजर्व फूड आइटम्स, यूज्ड इन क्रायो सर्जरी। ठीक है, क्रायो सर्जरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक कहीं घाव चोट लग गया है तो वहाँ पे इस गैस की सिकाई से भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है, आराम मिलता है करने से। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं सिंपली उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्योंकि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपली बाय लाइटनिंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO बनाते हैं और ये NO फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनाता है और ये NO2 फिर से ऑक्सीजन और वाटर से मिक्स होकर के क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, रेन वाटर, नाइट्रिक एसिड बनाता है। नाइट्रिक एसिड जो सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इन सॉल्ट नहीं, इन सॉइल में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, नाइट्रिक एसिड फिर उनके साथ मिल करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और ये कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है फर्टिलाइज़र का काम करता है सॉइल के लिए, विच इज़ टेकन बाय प्लांट्स एंड यूटिलाइज्ड फॉर दियर ग्रोथ। ठीक है, प्लांट्स और सॉइल के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया के बारे में देखते हैं। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जैसा कि हमने बताया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज़ वीकली बेसिक। अगर अमोनिया को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो अमोनियम आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू OH माइनस आयन सोल्यूशन कैसा हो जाता है, एक्वस सोल्यूशन इनका बेसिक होता है। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। अमोनिया मॉलिक्यूल टेक ए प्रोटॉन फ्रॉम वाटर एंड बिहेव एज, रिमेंबर दैट, ब्राउनस्टेड बेस। कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल अगर प्रोटॉन लेता है तो ब्राउनस्टेड बेस कहलाता है, अगर प्रोटॉन देता है तो वो ब्राउनस्टेड एसिड कहलाता है। ओके, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट पॉइंट है अमोनिया एक्ट एज लुइस बेस। ब्राउनस्टेड बेस की भी तरह काम करता है, याद रखेंगे, लुइस बेस की तरह भी काम करता है। लुइस बेस वो होता है जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लुइस एसिड वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लुइस बेस वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है और अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो दे सकता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एंड विद एसिड्स फॉर्म सॉल्ट। ये तो पता है कानून आपको कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो सिंस ये लुइस बेस है तो एसिड्स के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट ही बनाएगा। तो अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड अमोनिया यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। बड़े बड़े जो आइस प्लांट्स होते हैं वहाँ पे अमोनिया किसकी तरह यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जाता है। फ्रिजेस में भी अमोनिया गैस का यूज़ किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये पूछा गया है किसी एग्जाम में, कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होती है फ्रिजेस में, तो वो होती है अमोनिया गैस। नेक्स्ट है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉलिड प्रोसेस जो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन होता है उसमें भी हम अमोनिया का यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में भी किया जाता है। ओस्टोल प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे भी हम अमोनिया का यूज़ करते हैं। और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके फॉर्मेशन भी अमोनिया का यूटिलाइज किया जाता है। अब एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, यूरिया विथ वाटर प्रोड्यूसेस अमोनिया।
जब यूरिया को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होती है, जो कि फिर किस में कन्वर्ट जाती है, याद रखेंगे, यूरिया वाटर के साथ अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन। अमोनिया का प्रिपरेशन आप सभी को पता है किसके थ्रू होता है, हैबर प्रोसेस के थ्रू होता है। हैबर प्रोसेस से अमोनिया में गैसियस अमोनिया लेते हैं, गैसियस हाइड्रोजन लेते हैं और क्या होता है, फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे वो ये पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रही है, आप देख सकते हैं हीट निकलती है -46.1 किलो जूल पर मोल। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया in Haber processes and exothermic process. Forward reaction, that is formation of ammonia, is exothermic process. एक चीज़ ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो कि पूछा जाता है क्या नीड होता है, पहले तो कंडीशन के बारे में पूछता है, दूसरी चीज़ होती है वो कैटलिस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, उसके लिए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। हाई प्रेशर नियर अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर नियर अबाउट 700 केल्विन। और कैटलिस्ट की बात करें तो आयरन ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम यूज़ किया जाता है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O और एल्यूमिना। ओके, तो ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस हैं कुछ अमोनिया के, उसे आप देख लेंगे। अगर अमोनिया सिंपली वाटर लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, और अगर प्लैटिनम वायर पे या प्लैटिनम गॉज पे रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे NO का प्रोडक्शन होता है। ये डिफरेंस याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि अमोनिया जो है वो क्लोरीन के साथ नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है अलॉन्ग विथ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर यही क्लोरीन हम एक्सेस में ले लें, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन होगा तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी विथ अमोनियम क्लोराइड, बट अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगा तो यहाँ पे NCl3 नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड का प्रोडक्शन होता है विथ अलॉन्ग विथ HCl। और ये जो NCl3 होता है ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछा जाता है कि अमोनिया अगर लिमिटेड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी सिंपली, बट अगर एक्सेस क्लोरीन लेंगे अमोनिया के साथ तो यहाँ पे NCl3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अमोनिया जैसा कि पता है वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस की तरह काम करती है और ये प्रेसिपिटेट देती है कुछ मेटल्स के सॉल्ट्स का। ठीक है, कुछ मेटल सॉल्ट को अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करें तो ये उनके प्रेसिपिटेट बनाती है। जैसे कि फेरिक क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाती है अलॉन्ग विथ NH4Cl। ठीक है, इस तरह से क्रोमियम है, कॉपर है, जिंक है, इन सब के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाती है, प्रेसिपिटेट बनाती है। लेकिन ये आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि अगर हम एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है और जो जिंक सल्फेट है इनके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं फिर वो क्या होते हैं, उनके प्रेसिपिटेट जो होते हैं फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं और ये फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जिंक सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और प्रेसिपिटेट बनाएगा, बट क्या होता है कि ये जो प्रेसिपिटेट होता है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है और फिर ये सॉल्युबल हो करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाएगा, मेटल सॉल्ट्स में से कॉपर बनाता है, जिंक बनाता है, कोबाल्ट बनाता है, ये सब क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विथ नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, ये पोटेशियम टेट्रा हाइड्रो मर्क्यूरेट होता है K2HgI4, इसको हम बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। अब जब नेस्लर्स रिएजेंट को किसी एल्कली के साथ ट्रीट करें और अमोनिया के साथ, ये रिएक्शन पूछा जाता है, किसी एल्कली और अमोनिया के साथ नेस्लर्स रिएजेंट को ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड बनता है और आयोडाइड ऑफ मिलांस बेस बनता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि है यहाँ पे हाइड्राजीन N2H4,
N2H4 को क्या बोला जाता है? हाइड्राजीन, जिसे डाईएमीन या डाइजेन भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है उसका आप याद रखेंगे। और ये क्या होता है? डाई एसिडिक बेस होता है, ठीक है, डाई एसिडिक बेस होता है ये, याद रखेंगे। N2H4 इनके बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है ये 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है, पिरामिडल शेप होता है, ये एक यूनिट पिरामिडल शेप होती है इसकी, ठीक है। ये होता है हाइड्राजीन। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। प्रिपरेशन, सिंपली अमोनिया को अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीट करें तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, या यूरिया को NaOCl के साथ ट्रीट करें विथ एल्कली तो भी यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये आप याद रहेंगे। नेक्स्ट है अमोनिया विथ NaOCl प्रोड्यूसिंग NH2Cl ऑल्सो एंड NaOH, ठीक है। ये जो एक्सेस जो फिर से ये NaOCl बनता है, इसको अगर हम अमोनिया के साथ ट्रीट करें, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, अगर इसको हम अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो NH2Cl और NaOH बनता है। फिर से ये जो NH2Cl है, NH2Cl को फिर से हम अमोनिया के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे हमें क्या बन जाता है? हाइड्राजीन बन जाता है। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से रिलेटेड। क्या है प्रिपरेशन मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको परऑक्साइड से ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो भी यहाँ पे हमें अमोनिया हाइड्रोजन बन जाता है। अगर यूरिया के साथ ट्रीट करें सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ तो भी हाइड्रोजन बनता है। सिंपली सोडियम हाइपोक्लोराइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करें तो भी यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। यूजेस, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूजेस जो कि पूछता है एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट रिमेंबर दैट इट एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज रिड्यूस। थर्ड पॉइंट है यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। नेक्स्ट है प्रोपिलेंट इन स्पेस व्हीकल्स। थर्ड है एज प्रिकर्शन इन पैरासीटामोल प्रोडक्ट्स एंड पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। थर्ड नेक्स्ट यूज है इसका यूज्ड एज कोरोजन इनहिबिटर इन कूलिंग वाटर रिएक्टर्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज़ एक्ट करता है, और मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ये यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजोइक एसिड और हाइड्रोजन अजाइड। ओके, ये N3H को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन अजाइड और हाइड्रोजोइक एसिड। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इनका बॉन्ड लेंथ आप देख लेंगे, दोनों में बॉन्ड लेंथ जो होता है डिफरेंट होता है। ये 1.24 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 1.13 एंगस्ट्रॉम होता है बेंड स्ट्रक्चर। और ये भी याद रखेंगे कि ये जो सेंट्रल, ये इसका जो है आइसोमरिक फॉर्म है, ये नाइट्रोजन होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है sp2 और ये sp2, ठीक है। 2 तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, याद रखेंगे। हाइड्रोजोइक एसिडिक इन नेचर। सेकेंड एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजोइक एसिड भी। ओके, N3- आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो N2H4 है ये HNO2 के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजोइक एसिड बेस बनाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और सोडियम एजाइड भी जो होता है HCl के साथ क्या बनाएगा? HN3, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड। ये दोनों रिएक्शन आप याद रखेंगे। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो N2H4 ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है, फिर अमोनिया, फिर NH2OH, और फिर जो होता है वो होता है N3H। इसे हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। सबसे वीक जो होता है उसमें ये होता है N3H, क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की देखें, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है इन प्योर फॉर्म एंड बिकम येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2। ओके, प्योर नाइट्रिक एसिड जो होती है वो क्या होती है? कलरलेस होती है, बट क्या होता है काफ़ी टाइम हो जाता है तो नाइट्रिक एसिड जो होती है येलो कलर की हो जाती है। जो लैब में नाइट्रिक एसिड आप देखते होंगे वो येलो कलर की हो जाती है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में HNO3 कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन बनाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके कुछ प्रिपरेशन के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे फेमस मेथड है इसके प्रिपरेशन का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओके, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में 3 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। इसे बोलते हैं
होता क्या स्टॉल प्रोसेस में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये जो अमोनिया है प्लेटिनम और रोडियम के प्रेजेंस में क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है, NO। फिर ये जो NO है, ये NO गैस जो है फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ये कौन सा ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर से NO2 बनाती है। अब ये जो NO2 है इसको फर्दर जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड बनाती है और NO गैस फिर से बनाती है, जो कि फिर से रिसाइकिल करके फिर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके NO2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो नाइट्रिक एसिड होती है इसका डिस्टिलेशन किया जाता है अप टू 68%। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पे जो अमोनिया नाइट्रिक एसिड होता है तो वो 68% के लगभग ही होता है कॉन्सेंट्रेशन उसका। ओके, तो ये 3 स्टेप पोस्ट-वाल्ट प्रोसेस का आप याद रखेंगे। सिंपली अमोनिया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फर्दर रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन फॉर्मिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। देन अगेन दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विथ वाटर फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है लैब मेथड। लैब मेथड में सोडियम नाइट्रेट जो होता है, NaNO3 जो होता है, इसको सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया जाता है। सोडियम यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट अलग हो जाता है और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये लैब मेथड था। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस इसके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिएक्ट विथ बेसिक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, मेटेलॉइड्स, ओके, एंड अदर कंपाउंड्स। कई तरीके कार्बनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड सबके साथ ही रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के कुछ कंपाउंड्स के साथ अगर रिएक्शन देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आप देख लेंगे। अब इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, या अगर इसको हम हीट करें तो डिकम्पोज कर जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, वाटर और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, जिससे ये बना होता है एक्सेप्ट अमोनिया। ओके, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो इट ऑक्सीडाइजेस मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। तो बारी बारी से देख लेते हैं मेटल्स को कैसे ऑक्सीडाइज करता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि पूछा जाता है। कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है, ये तो तय है। बट अगर डाइल्यूट है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो कॉपर नाइट्रेट के साथ साथ NO गैस प्रोड्यूस होती है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूट अगर नाइट्रिक एसिड लेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी और कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। डाइल्यूट के साथ NO, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 याद रखेंगे। डाइल्यूट के साथ कभी कभी N2O का भी प्रोडक्शन हो जाता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मेनली NO2 ही प्रोड्यूस होता है। सेम प्रोसेस जिंक के साथ भी है, जिंक का पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। जिंक नाइट्रेट तो बनता ही है बट डाइल्यूट के साथ N2O बनता है, और अगर वेरी डाइल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। सिर्फ डाइल्यूट है तो N2O बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 बनता है। टिन के साथ भी सेम प्रोसेसेस, ठीक है, टिन के साथ अमोनियम नाइट्रेट बनता है, याद रखेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब आयरन के साथ भी यही रिएक्शन है, फेरिक नाइट्रेट सबके साथ बनेगा फेरस, लेकिन अगर डाइल्यूट है N2O बनेगा, वेरी डाइल्यूट है अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2, ठीक है, याद रखेंगे। N2O किसके साथ बन रहा है, जिंक के साथ बन रहा है, आयरन के साथ बन रहा है, बाकी कॉपर के साथ, और जो है नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड का नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स लाइक सल्फर है, कार्बन है, आयोडीन है, इन सब के साथ रिएक्शन है, इसे आप देख लेंगे, ठीक है। ये HiO3 है, ओके, आयोडिक एसिड है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और नॉन मेटल्स के साथ सब में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस हो रही है, आप देख सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स जैसे पोटेशियम आयोडाइड, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स जैसे कि नोबल मेटल्स वो होते हैं जो कि रिएक्शन नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, जैसे कि
Noble metals like gold, platinum, iridium, rhodium, etc. do not react with nitric acid. नाइट्रिक एसिड इन्हें वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें नोबल मेटल्स भी कहा जाता है. हाउएवर दे डिजॉल्व इन एक्वारेजिया. अब एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जो होता है ये मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का. दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का 3 पार्ट लेते हैं, तो इनका जो मिक्सचर कहलाता है वही क्या होता है? एक्वारेजिया. जब ये एक्वारेजिया लेते हैं तो ये क्या बनाता है? NOCl बनाता है और वाटर और उसके साथ Cl बनाता है, ठीक है. अब जब इस मिक्सचर में जब हम गोल्ड या अदर नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड,